ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे कैफ का सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। टेक्निकल होना और मुश्किल होना में फ़र्क है। टेक्निकल है लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। रिज़ल्ट जो है वो इसका तकरीबन 35-36% रहता है इसका, ठीक है जी। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जिस बंदे की फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीक है, FAR1 वीक है, या जनरल अकाउंटिंग उसकी वीक है, वो इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, ठीक है जी। तो जब मैं सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि आप लोगों को सिर्फ डबल एंट्री बनाने आती है, बस। आपको इतना पता है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है कि एसेट क्लास क्या है। ऐसा आपको ये भी पता है कि चेंज इन एस्टिमेट्स प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली। बस खत्म हो गई बात। मुझे यही नॉलेज चाहिए थी। पीपी आपको पता है ना क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, इन्वेंट्री भी पता है, बस खत्म हो गई। ये हमें नॉलेज चाहिए थी। ये पहले दिन ही आप टेस्ट हो गए हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी FAR2। देखो FAR2 अकाउंटिंग का तो तीसरा पेपर है, टेक्निकल भी बहुत है और सबसे पहला पेपर है। सबसे पहला पेपर होना सबसे अच्छी बात है। क्यों? इसमें रिवीजन के लिए आपको 3-4 दिन मिल जाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि पहला पेपर है, इससे पहले कोई पेपर नहीं है। 3-4 दिन आपको मिल जाते हैं, आपके पास अच्छी तैयारी का टाइम आपको मिल जाता है। और फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डबल एंट्री आती है, हाँ भाई, क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री होती है? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और सेल्स डेबिट? नहीं सर, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और भाई एक कंपनी के आमतौर पे 3% जो है वो बैड डेट्स आता है। जब भी सेल करती है 3% बैड डेट्स आती है, ठीक है जी। एक साल में कंपनी ने जी 5 लाख रुपए की कैश सेल्स की है, तो बैड डेट्स की अमाउंट कैलकुलेट करो। कैश सेल्स पे मनुष्य बैड डेट्स नहीं होता, क्या कैलकुलेट कर रहे हो? बस ये मुझे चाहिए आप लोगों से कि आप इतने एजाइल और इतने अटेंटिव रहो कि आपको बताओगे जी कैश सेल्स पे। जैसे कि मैं अभी आपको एक बात बताने वाला हूं, कितने लोगों ने बोरोइंग कॉस्ट पेपर में निकाली जाके? वो क्वालिफाइंग एसिड ही नहीं था मनुष्यों। यकीन करो 5 मिनट तक हंसता रहा सवाल को देख के। मैंने कहा इनमें ये लोगों ने जो ना, अच्छा, और उस बंदे ने जो सॉल्यूशन दिए हुए थे ना, वो भी बड़े लॉजिकल आंसर थे, वो वर्किंग से आ रहे थे। और उसका बहुत सारे लोग हैरान हो रहे, यार मैं तो करके आ गया, मुझे तो यहां आके पता चला कि वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं था। है अच्छा सच बताओ कितने लोगों ने बोरिंग कॉस्ट निकाली थी पेपर में? एक बंदे ने, बस एक बंदे ने। बाकी सबको नजर आ गए थे क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं था क्वालिफाइंग एसिड? क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। हैं? हाँ, परचेज के ऊपर जो है वो, लेकिन माशाल्लाह भाई लोग निकाल के भी आ गए। चलो खैर, बहरहाल ये वाली चीज़ें आपको जो है वो FAR2 में बहुत ज़्यादा टकरेंगी। डिसीजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। फैसला करना होगा आपको इसको। मैं, अच्छा यार यकीन करो, इसके अंदर मैं भी आपको कमेंट्स पढ़ाऊँगा ना। अच्छा, ये हमारा सिलेबस है, अज्यूम करो ये ऑनलाइन वालों को नज़र आ रहा है, ये सिलेबस है। इसमें से आज तक ICAP ने कितना पूछा है? कितना पूछा है? इतना भी नहीं पूछा। 25% सिलेबस भी आज तक टेस्ट नहीं हुआ है। 75% सिलेबस क्या है? अनटैप्ड। वो हर दफा पेपर बनाता है, उस 75% एरिया में से चीजें पूछता है और फिर अपने कमेंट्स में लिखता है कि लानतियों, पास पेपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक टूल है, पास पेपर में अपनी तैयारी बेस नहीं करना। ये मैं भी आपको कमेंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो खैर, आपको क्या आना चाहिए भाई? इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डबल एंट्री आनी चाहिए। देखें, मैं अभी MFA में एक बात बता रहा था कि मैं MFA पढ़ाते हुए ये सोचूंगा कि ICAP जो है वो आपसे BFD का एग्ज़ाम लेगा। मैं FAR2 पढ़ाते हुए सोचूंगा कि आपसे एग्जामिनर FFR के सवाल पूछेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो एडवांस है ना CA फाइनल का, उसके सवालात पूछेगा। CA फाइनल में तकरीबन अगर 100% मार्केट है, वो 3 टीचर्स में बटी हुई है। 50% से ज़्यादा बच्चा मैं पढ़ाता हूँ CA फाइनल का। तो मैं ये सोच के पढ़ाऊँगा कि जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं ना, इनको मैंने तैयार करना है इन टॉपिक्स के लिए, जिस हद तक हमारा कोर्स है CA फाइनल के लिए। इतना मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि
पेपर में आप फेल हो जाओ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरे लेक्चर्स आपने लिए हो, क्विजेज और टेस्ट आपने दिए हो, होमवर्क्स आपने किए और आप फेल हो जाओ। ये नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। अगर आप पढ़ोगे ना, मैं आपको इतना बता दूं, ये नहीं होगा पेपर में एक सवाल आया, यार सर ने ना इस टॉपिक पे चीज़ें नहीं पढ़ाई थी, ये सिलेबस का पार्ट था, अनफॉर्चुनेटली हम मिस कर गए। 2 अटेम्प्ट पहले मैंने लीज का जो है वो सवालात ऐसे करवाए जैसे सीए फाइनल को पढ़ाते हैं। तो मैंने ये बच्चों को सिखा दिया कि पहले ये चेक कर लो कि ये एग्रीमेंट लीज है या नहीं है, उसके बाद इसकी अकाउंटिंग करना। आज तक सवाल क्या आए थे? लीज की अकाउंटिंग, लीज की अकाउंटिंग, लीज की अकाउंटिंग। मैंने बच्चों को पढ़ाया कि पहले चेक करो ये लीज है या नहीं है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगा कि यार आज तक ऐसा सवाल नहीं आया। 8 नंबर का सेकंड क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट लीज की डेफिनेशन मीट करता है या नहीं करता, और अगर मीट करता है तो उसको क्लासिफाई करो ये कौन सी लीज है। 8 नंबर का सवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि FAR2 एक ऑल आउट न्यूमेरिकल पेपर है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। आप पेपर के अंदर 12-15 मार्क्स में भी 20 मार्क्स, अब तो ये हिसाब किताब चल गया कि पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर उठाओ तो 20-22 नंबर ऐसे आए जिसमें आपको नरेटिव फॉर्म में जवाब लिखना है, थ्योरी फॉर्म में आपको जवाब लिखना है। तो इसका मतलब है आपको स्टैंडर्ड की ग्रिप सब नंबर्स की हद तक नहीं आनी चाहिए, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, उसको लिखना भी आना चाहिए, ड्राफ्टिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये दिमाग में रखना, दिस इज नॉट 100% न्यूमेरिकल पेपर। 3 अटेम्प्ट से ICAP का एग्जामिनर एक ऐसा स्टैंडर्ड पूछ रहा है जिसमें थ्योरी आती है, और 15 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 13 नंबर, हर दफा हम कहते हैं ये नहीं आएगा, मनूस खड़ा होता है सामने। इस दफा हम क्या करेंगे, यही आएगा। और शायद एक स्टैंडर्ड है बायोलॉजिकल एसेट्स का। क्या होते हैं जी बायोलॉजिकल एसेट्स? अकाउंटिंग सबको आती होगी, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन पे चीज़ों को परखना वो नहीं आता होगा। ये बायोलॉजिकल एसेट ऐसा एसेट है जिसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हो। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हो का मतलब जिंदा हो। कुत्ते बिल्ले जिंदा हैं, जानवर जिंदा हैं, दरख्त पे लगा हुआ आम जिंदा है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही, गिर गया, अब ये बायोलॉजिकल एसेट नहीं रहा। ठीक है जी। क्या सारे बायोलॉजिकल एसेट्स की अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे? नहीं, वो बायोलॉजिकल एसेट्स जो 2 कामों के लिए लिए हो उसकी अकाउंटिंग IAS 41 में आती है। पहला बायोलॉजिकल एसेट्स जो आपने बेचने के लिए लिया हो, जैसे ईद के सीजन में हम गाय बैल खरीदते हैं बेचने के लिए, ये कौन से बायोलॉजिकल एसेट्स हैं जिनकी अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे। और ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स जो मजीद बायोलॉजिकल एसेट्स प्रोड्यूस करने के लिए रखे हों, जैसे ब्रीडिंग के लिए हमने जानवर रखे होते हैं, ऐसा कि भाई ये मुर्गी है, ये अंडे देगी, अंडे से चूजे निकलेंगे, फिर हम चूजे बेचेंगे। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इसके अलावा कोई भी जानवर आएगा तो उसकी अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे? नहीं। तो फिर एक सवाल आता है कि आपका एग्जामिनर पूछता है कुत्ता हमने रखा है हिफाजत के लिए, क्या वो IAS 41 में डील होगा? नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? ना कुत्ता हमने बेचने के लिए रखा है, ना मजीद कुत्ते पैदा करने के लिए हमने रखा है। तो कुत्ते का फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? हिफाजत करना, हमारी हिफाजत करना। तो कुत्ता किस स्टैंडर्ड में आएगा? फिर PP में आएगा, कुत्ता डेप्रिशिएट होगा। आपको मजाक लग रहा है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एग्जामिनर अब इस तरह के सवाल पूछ रहा है कि जिसमें स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन, उसकी स्कोप, उससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। ठीक है जी। ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज क्वाइट अ टेक्निकल सब्जेक्ट। इसमें आपको सिर्फ लेक्चर्स नहीं लेने, चीज़ें समझनी भी हैं और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी अपना स्ट्रांग रखना है। हमारे कोर्स में क्या है सर, लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है इसका। ये पहला एरिया 25 से 35 नंबर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हैं 3 टॉपिक्स, कंसोलिडेशन सब्सिडरी की, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की अकाउंटिंग, और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 3 टॉपिक्स हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अंदाजा हो जाएगा आपको। इसके आगे लिखा है P2। P2 का मतलब प्रोफिशिएंसी लेवल 2, मुश्किल सवालात। T2 टेस्टिंग लेवल 2, 20 नंबर का सवाल आ सकता है इस पे। आमतौर पे इस पर्टिकुलर एरिया से 25 मार्क्स टेस्ट होते हैं। 18 नंबर का एक सवाल आता है और 7 या 8 नंबर का एक और सवाल आ जाता है। 18 नंबर आते हैं ऊपर वाले 2 से, और नीचे वाले से क्या आ जाता है? एक 8 नंबर का सवाल। इस दवाई का आपने क्या किया होगा? हैं क्या किया?
दोनों मिला के पूछ लिया। ऐसा सवाल पूछा जिसमें कंसोलिडेशन इंडिविजुअल बुक्स दोनों थी, ठीक है जी, 18-20 मार्क्स का सवाल पूछ लिया। अब पिछली 4 अटेम्प्ट्स तक लोगों को पता था ये जो तीसरा टॉपिक है ना, ये टेस्ट होगा कितने नंबर के लिए, 8 7 8 7 8 7। उसने ऐसी चपेट दी इस दफा कि जिसने तैयारी नहीं की थी फंस गया वो। तो भैया इससे कितने मार्क्स आएंगे, 25 नंबर। किस टॉपिक से आएंगे, किसी से भी आ सकते, किसी से भी एक बड़ा सवाल आएगा और किसी से भी एक छोटा क्वेश्चन आ जाएगा। डन। चपेट बेटा पंजाबी में चमाट को कहते हैं विद इंटेंसिटी, ठीक है ना। जो पंजाबी में कोई वर्ड होता है ना वो वैसे ही इंटेंसिफाई हो जाता है। जैसे हम कहते हैं जी पुलिस वाले ने डंडा मारा है, पुलिस वाले ने छितर मारा, ये पंजाबी है, मजा आता है ना, तो इंटेंसिफाई हो जाती है चीजें। पूछो बेटा पूछो। अच्छा भाई जो सवाल करना हो ना सवाल पूछ लिया करो, ये नहीं किया करो सर एक बात पूछूं, पूछ लिया कर भाई। इस पे मैं जवाब देता हूं बेटा, बुक का भी जवाब देता हूं। अच्छा फिर हमारे पास दूसरा जो एरिया है ना, ये 25 से 35 नंबर का है, ये नॉन करंट एसेट्स के ऊपर ही एरिया है, स्पेशलाइज्ड नेचर के नॉन करंट एसेट्स, पीपी नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, ये दो आप पढ़ चुके हो कहां पर, FAR 1 में। अब और भी नॉन करंट एसेट्स हैं, वो आप कहां पढ़ोगे, FAR 2 में पढ़ोगे। वो नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, वो है सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी कंपनी के शेयर्स ले लिया मैंने, किसी को लोन दे दिया, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, लीज पे कोई एसेट ले लिया किराए पे, इंटेंजिबल्स, एग्रीकल्चर क्या है जी, यही जो मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल एसेट्स। ये 4 स्टैंडर्ड्स मिला के 35 नंबर के टेस्ट होते हैं। ये सेकंड कंपोनेंट आ गया, 25 का एक टेस्ट हो गया एक एरिया, 35 नंबर का दूसरा एरिया टेस्ट हो गया। अच्छा आप इसके अंदर देखिए 2 एरियाज ऐसे हैं जिसपे एग्जामिनर ने लिखा क्या है, T1 का मतलब है 8 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। इंटेंजिबल्स का क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट्स में 18 और 16 नंबर का पूछा जा चुका है। तो सर फिर फ़ायदा क्या हो गया इस ग्रिड का, ऐसा नहीं है बेटा, वो इंटेंजिबल के चैप्टर में बाकी के स्टैंडर्ड्स भी मिला के पूछ लेता है, ठीक है जी। 8 नंबर उसमें इंटेंजिबल्स के होते हैं, बाकी चीज़ें उसके अंदर किसकी होती हैं, दूसरे स्टैंडर्ड की होती हैं, ठीक है जी। तो इस चक्कर में कोई बंदा सवाल छोड़ के नहीं जाएगा यार ये तो 8 नंबर का है, 92 तो हाथ में होंगे ना अगर आ भी गया तो, नहीं, वो घुसा देगा इसको 20 नंबर के सवाल में और पूरे 20 जाएंगे, ठीक है जी। SIC 32 क्या है इसको भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे ना वो आते थे IAS के नाम पे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 1 2 3 4 5 41 तक आए। तो फिर जो है वो ISB को याद आया, हमने तो सिर्फ अकाउंटिंग नहीं सिखानी है ना, हमने तो रिपोर्टिंग भी सिखानी है। रिपोर्टिंग क्या होता है, देखो एक अकाउंटेंट पूरे साल बैठ के एंट्रीज पास करता है और साल के एंड पे उसको जाके एक डॉक्टर को कंपनी के रिजल्ट्स बताने, डॉक्टर कौन है, कंपनी का शेयर होल्डर है, उसको डॉक्टर को तो नहीं पता ना कि भाई अकाउंटिंग किस तरह होती है, डॉक्टर को क्या करना है, रिजल्ट आसान करके दिखाना है। तो अकाउंटिंग को आसान करके दिखाना रिपोर्टिंग होती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तुम, ये क्या है, रिपोर्टिंग है। जैसे बैलेंस शीट बनाते हो, ये क्या है, रिपोर्टिंग है, ठीक है जी। तो पूरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को समराइज करके एक तरीके से प्रेजेंट करना क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग कहलाती है। तो बाद में इन स्टैंडर्ड्स के नाम चेंज हो गए, IAS की जगह क्या हो गया, अच्छा जो पुराने IAS है उनका नाम चेंज करने जाएंगे मसला हो जाएगा। तो अब आइंदा के बाद जो स्टैंडर्ड्स आएंगे उनको हम क्या नाम देंगे, IAS की जगह IFRS। अच्छा फिर क्या जी, SIC क्या है। अब मिसाल के तौर पर जी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जो एक ऐसी ट्रांजैक्शन आ गई मुल्क के अंदर जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं है। जैसे एक स्टैंडर्ड है IFRS 15 रेवेन्यू बुक करने का, जब आप किसी को गुड्स बेचो पैसे मिले, रेवेन्यू कैसे बुक करना उसमें लिखा हुआ है। बार्टर ट्रांजैक्शन कैसे होंगी, पैसे की जगह हमें कोई क्या दे दे, चीजें दे दे, सर्विस के अगेंस्ट सर्विस दे दे, तो इस पर रेवेन्यू बुक करना है या नहीं करना है,
करना है तो किस अमाउंट पे बुक करना है ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ। जब ये इशू आया तो लोग गए आईएसबी के पास। आईएसबी कौन है? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। भाई बता दो ये ट्रांजैक्शन किस स्टैंडर्ड में। उन्होंने खुद स्टैंडर्ड देखा, उन्होंने कहा ये तो कहीं कवर नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, कुछ लोग बिठाए कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं कि क्या होनी चाहिए। उन्होंने बैठ के फैसला किया और एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट निकाल ली। उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम नाम देते थे पहले SIC। SIC क्या है? स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ये उसके रूलिंग्स हैं, उसके फैसले हैं। कितने फैसले आए थे? 32वां आखिरी आया था। इसका मतलब है 32 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मौजूद नहीं थी। फिर जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपडेट हुआ तो वो डिसीजन उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डाल दिया। आज SIC नहीं आता, आज क्या आता है? आज आता है IFRIC, IFRIC, IFRIC इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। पहले क्या था? स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी या स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमेटी। अब क्या है जी? अब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो भैया ये जो SICs और IFRICs होते हैं छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। एक ट्रांजैक्शन होगी इसके अंदर, बस उसी की अकाउंटिंग होगी। हमारे कोर्स में एक IFRIC है, एक SIC है। IFRIC 1 और SIC 32। आखिरी SIC और पहला IFRIC। सर ये IFRIC और SIC एक ही चीज? हाँ एक ही चीज है। इनके नाम पहले SIC था, अब क्या हो गया? पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम क्या थे? आइए सब क्या हो गए? IFRS। ठीक है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये हमारे कोर्स में 5 स्टैंडर्ड और आ गए, 3 टॉपिक और थे और ये 4, 7 टॉपिक हो गए। 7 टॉपिक से कितने मार्क्स निकल रहे हैं? मिनिमम 60 नंबर, मिनिमम 7 टॉपिक 60 मार्क्स मिनिमम। उसके बाद हमारे पास अदर स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। ये हैं जी 40 से 50 नंबर के लिए। आम तौर पे ये 40, 38, 37 पे ही टेस्ट हो रहे होते लोअर एंड पे। इसमें ये 6 चीज़ें हैं: IFRS 15, IFRS 8, IS 12, IS 1037, IS 21, कोड ऑफ एथिक्स। यकीन करो ये तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे स्टैंडर्ड्स। ये 40 नंबर के टेस्ट होंगे लेकिन ये तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। अब बताओ एक प्रूडेंट बंदा क्या करे? फर्स्ट 2 पार्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करे, इसको भी अच्छे से तैयार करे, लेकिन ये याद रखना इससे नंबर निकालने हैं और उससे पूरे पूरे नंबर निकालने हैं, जो पीछे वाले 2 एरियाज हैं। ठीक है जी। अब्दुल्ला खुद सेट हो जाएगा, रुक जाओ भाई। मैं अब तेज कैसे कर दूं? एक बच्चा कह रहा है सर आपको हमेशा 2 की स्पीड पे सुना है, अभी आप स्लो लग रहे हैं। अरे भाई अल्लाह माफ करे, थैंक यू भाई फारूक भाई। अच्छा जी सुभान भाई भी बैठे हुए यार, लव यू टू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा वकास रुक जाओ यार, ये सारे मसले मसाइल देखते हैं। हाँ जी बड़े आगे हम। भाई गलत आगे बैठ गए सब यार, पुराने दोस्त आगे बैठ गए हमारी क्लास में। जवाब दे रहा हूँ आफ्ताब, रुक जाओ। CA फाइनल के बच्चे भी बैठे हुए क्लास में। चलो जी सारा बता रहा हूँ, रुक जाओ। अब आते हैं जी इसमें लोग फेल क्यों होते हैं। ये मैं बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये किससे पूछना चाहिए? ये एग्जामिनर से पूछते हैं। पहले तो रिजल्ट देख लो। रिजल्ट बड़ा अजीब है। सितंबर 19 में 50% लोगों ने FAR2 का पेपर पास किया। 30, 34, 35, 46, 27, 35, 42, 41 लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट 40% था। मुझे एक बात बताओ, क्या नजर आ रहा है? एवरेज रिजल्ट क्या है? 35% आप ले लो, 35% ले लो, 33% ले लो, 1/3 ले लो।
1/3 लोग पास होते हैं, 2/3 फेल हो जाते हैं। और आप एक चीज नोट करें, ये जो डाटा सारा निकाला है ना मैंने, ये आईकैप के एग्जामिनर कमेंट से निकाला है। आईकैप का एग्जामिनर कहता है एक बच्चे ने 94 मार्क्स लिए सितंबर 19 में, ये सितंबर 21 हमारा गोल्ड मेडल है, ठीक है जी। इस बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया था, कितने मार्क्स लिए? मतलब FAR2 में एग्जामिनर खुद बैठ के भी पेपर देना दोबारा, जिसने बनाया है वो भी गलतियां कर देगा थोड़ी बहुत। 97 उसके भी। अच्छा, फिर इसके कैसे आ गए हैं? इसके कैसे आ गए? अच्छा सर, मार्च 23, सितंबर 23, ये दोनों भी हमारे गोल्ड मेडल्स हैं। इनके नंबर भी जो है वो ठीक ठाक आप देखें कोई 90s में। इसकी वजह यह है कि भैया आईकैप का पेपर 100 नंबर का नहीं होता। आईकैप के पेपर में जैसे कंसोलिडेशन का सवाल है 18 नंबर का, तो उसमें अवेलेबल मार्क्स होते हैं 22 या 23। इसका क्या मतलब? 18 नंबर के सवाल में अगर आप गलतियां भी कर देते हैं ना एक दो, तब भी आपको 18 पूरे मिल जाते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने कोई गलती नहीं की और आपको 18 में से 23 मिल गए, ये नहीं होगा, ठीक है जी। मैक्सिमम नंबर आपको कितने मिल सकते हैं? 18 मिल सकते हैं, लेकिन गलतियों के बावजूद आप 18 ले जाओगे। तो जिसके 97 आए होंगे, क्या ऐसा है कि ये कोई बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग था, कोई मतलब अलग ही लेवल की चीज से, कोई फरिश्ता था? आप यकीन करो, ये एक ऐसा बच्चा था जिसका FAR1 में भी मेरिट था और FAR2 में गोल्ड मेडल था। मुजम्मिल नाम था इसका। उसको 97 मार्क्स आए और मैंने जब इसकी एग्जामिनर कमेंट्स आए, मैंने कहा तुमने कहा पेपर पर गलती नहीं की? उसने कहा सर की थी गलती, हुई थी गलती मुझसे, चीजें गलत हुई थी, फिर भी कितने आ गए? यानी इसका मतलब ये कि 100 नंबर के पेपर की जगह आप 120-22 नंबर का पेपर देने जाते हैं और उसमें से भी 2/3 मनूस ऐसे हैं जो 50 नहीं ले पाते। फिर इनको भाषणबाजी का शौक होता है कि यार फलां टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप बी मैन इनफ, अपनी गलतियां ऑन करो यार, तो इंप्रूवमेंट आएगी। अपने बर्डन को किसी और के शोल्डर पे नहीं डालो। हाँ जी, क्या नजर आ रहा है कि इसमें पेपर पास करना आसान है। तीसरा कॉलम बड़ा जबरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास में, अर्जेंट तो नहीं है कुछ? ओके ओके ओके। अच्छा जी, हाँ जी, मार्जिनल फेल क्या है? 19%, 25%, 23%, 20%। ये वो मनूस हैं जो 8 नंबर से फेल हुए हैं, 42+ मार्क्स लेके फेल हुए हैं। आप देखिए 50% पास हुए और 20% ऐसे थे जो थोड़ा सा और काम कर लेते तो ये भी लाइन क्रॉस कर देते। अब आप देखते जाएं, 27, 18 तकरीबन 45% रिजल्ट, तकरीबन 67% रिजल्ट। इसका मतलब ये यार, बच्चा थोड़ा सा और मेहनत कर लेना, थोड़ी सी चीजें क्लियर कर ले, इस सब्जेक्ट को ऐसे लेके चल ले जैसे सब्जेक्ट का हक है, फेल नहीं हो सकता। आप ये मार्जिनल फेल देख रहे हैं। आईकैप के एग्जामिनर कमेंट्स हैं लास्ट टाइम के FAR1 के 20 के करीब लोग ऐसे थे जिनके 90 मार्क्स में आए, 90 नंबर लिए उन्होंने। ठीक है जी, मुझे बताओ, ये बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, FAR1 मुश्किल है, FAR2 मुश्किल है? FAR1 मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आप जब पहली दफा आते हो एकदम से एक पैराडाइम शिफ्ट आता है, आप बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग से एकदम से रिपोर्टिंग पे आते हो, आप IAS 8 पढ़ रहे हो, NPO पढ़ रहे हो, यहां तक पहुंचता कौन है FAR2 तक? FAR1 पास हो चुका होता ऐसा। अब मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ा रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले ना लेटेस्ट कमेंट पढ़ाता हूं। अच्छा, करंट रेट 40 नहीं है बल्कि 46 है, ठीक है जी। आप चेक करें, वो कह रहे हैं करंट पास रेट ऑफ 46% एक्सीड्स द प्रीवियस रेट ऑफ 41%. द इंप्रूवमेंट इज ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ अलाउइंग ओनली दो स्टूडेंट्स who passed FAR1 to sit for FAR2 exams in this session. उसने कहा हमने एक बड़ी वाली छन्नी ली, कचरा बाहर फेंक दिया और उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है? 46%. अब ये हमारे लिए बात नहीं है, हमने तो वो देखना है कि गंद कहां पर है जी, ये बाकी जो फेल हुए क्यों फेल हुए। आगे बढ़ो।
In previous session, the pass rate of the student attempting FAR2 after passing FAR1 was 46%. उसने कहा जो पुराना रिजल्ट है ना उसमें भी आपको नजर आ रहा होगा रिजल्ट कम है, लेकिन असल जो रिजल्ट है ना जिनका FAR1 पास था वो FAR2 पास करने वाले वो भी 46% थे। अच्छा फिर अब इंपॉर्टेंट चीज छोड़ो। इट इज वर्थ हाईलाइटिंग that while some examinees who did not pass the exam perform well on certain questions, क्या मतलब, बंदा सिर्फ पिक एंड चूज करके जा रहा है, कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार कर रहा है और कुछ टॉपिक्स उसके फारिग हैं। वो कह रहे हैं जो फेल हुए हैं उन्होंने भी कुछ सवालों में बड़ा अच्छा स्कोर किया है। अच्छा जी, फिर दे स्ट्रगल टू अटेन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स ऑन अदर्स, कुछ सवाल बहुत अच्छे किए, मार्क्स ले लिए, पूरे मार्क्स ले लिए होंगे, बाकियों में क्या किया, ठंडे होके बैठ गए। इट इज इंपेरेटिव टू एम्फसाइज while past papers can serve as a useful tool in exam preparation, इसको सिर्फ टूल के तौर पे यूज करो, exclusive reliance on them is not advisable at all. In 2017 मैं पढ़ाता था जी अपने सवाल बना के ICAP के कोर्स को कवर कराता था, ठीक है जी। मार्केट में एक शोशा उड़ा कि भाई फलां टीचर 20 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कराता है, अहमद रजा यार 10 अटेम्प्ट के करा देता है, बाकी अपने सवाल कराता है, तो टीचर को चाहिए कि सारे पास पेपर कराए। अब मैं समझा रहा हूं उनको, यार ये नहीं है ऐसा। ICAP का एग्जामिनर पास पेपर में जो सवाल बना चुका है दोबारा थोड़ी बनाएगा, वो थोड़ा और बियॉन्ड जाओ, बाकी के कोर्स के एरिया भी हैं। करते 2019 के बाद से ICAP के एग्जामिनर ने जो स्टूडेंट का बेड़ा गर्क किया है ना, इस तरह के स्टूडेंट्स का जो सिर्फ पास पेपर करके आते हैं, उसकी उन्होंने वो फेंटी लगाई है ना कि अब बंदा कहता है यार ICAP का स्टडी टेक्स्ट कवर करना है, एक चीज नहीं छोड़नी है, नहीं तो ये कमेंट दोबारा आ रहा होगा पेपर में। अब आप ये देखें कमेंट कब का है, लास्ट रिजल्ट का। मैं आपको पिछले लगातार 4 रिजल्ट्स में कमेंट बता रहा हूं एग्जामिनर का, क्या कह रहा है वो। सेकेंडली, कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस इज की टू अचीव सक्सेस, या की टू अचीविंग सक्सेस। हाँ जी, क्या करना है, पास पेपर कवर करने या पास पेपर को सिर्फ प्रैक्टिस टूल के तौर पे रखना है। और हमने हमारा एम क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है विद सेम इंटेंसिटी। ऐसा। अब आए मैं आपको पुराने रिजल्ट्स बताता हूं सर, मैं आपको यही कमेंट पढ़ाता हूं सर। ये जनाब हमारे पास 2022 मैं आपको यहां से पढ़ा रहा हूं। पुअर परफॉर्मेंस इन दीज क्वेश्चंस was mainly because these questions had been examined in a different way or these areas of the syllabus were not studied on the assumptions that these topics could not be examined। एक बंदा कह रहा है मैंने 12 अटेम्प्ट के पास पेपर कर लिए, वो मनूस 12 अटेम्प्ट के पास पेपर्स में जितना सिलेबस टेस्ट हुआ है वो 20% भी नहीं है। जो बाकी का सिलेबस है वो कौन करके जाएगा, वो यही बता रहे जी लोगों ने क्या किया यार, ये एरिया तो आज तक नहीं आया तो आज भी नहीं आएगा। आगे आप देखें, फिर मैं पढ़ा रहा हूं सर। Although some examinees did not pass the exam, perform well on few questions, they were unable to achieve satisfactory result on the others. It is important to note that past papers can be helpful in preparing the exams, but they should not be relied upon exclusively. सिर्फ ये नहीं देखना आपने कि पास पेपर्स करके जाने। As the current exams may cover topics or variation which have not been covered in the past। अब बताओ ये बता कौन रहा है, अहमद रजा बता रही है, कौन बता रही है, एग्जामिनर बता रहे हैं जो कॉपियां चेक करके बैठा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी समरी बताता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज मुझसे एक बंदे ने सवाल पूछा, उसने कहा P2, T2, P3 और T3 का क्या मतलब है। मैंने बता दिया, बंदा था ICAP का। उसने पता मुझे क्या कहा कि टीचर्स को यह भी नहीं पता कि P2 और P3 का क्या मतलब है। उसने कहा हम अब आइंदा के बाद एक मीटिंग रखेंगे हर पेपर के बाद, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, बुलाएंगे हम डिफरेंट टीचर्स को ताकि ये चीज़ क्लियर हो। देखो मैं फिर एक बात बताऊं, आप लोग का जो विजन डेवलप होता है ना, वो डेवलप होता है टीचर के अंडर। वो आपको वो चीज़ें दिखाता है जो उसको आती हैं, और आप फिर क्या करते हो, उसके अंदर से भी 20% चीज़ें छोड़ के बाकी चीज़ें देख रहे होते हो।
तो भैया मैं आपको थोड़ा सा ना इस पे इस तरह काम कराऊंगा जैसे सीए फाइनल को पढ़ाते हैं। ईमानदारी से बंदे के पुत्र बन के आपने चीज़ें पढ़नी है और मुझे चैलेंज नहीं करना। चैलेंज किस चीज़ के ऊपर? सर ये बहुत मुश्किल चीज़ है, हमें नहीं लगता कि ये आएगा। आपने ना जज नहीं बनना है। पूरा कोर्स खत्म हो जाए, आप पेपर देकर आ जाए, फिर हम बैठ के बात करेंगे। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको 10 चीज़ें पढ़ाऊँ, उसमें से 9 टेस्ट ही ना हो, एक ही टेस्ट हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं आपको 10 चीज़ें पढ़ाऊँ और एग्जाम में 11वीं चीज़ पूछ ले। इस वजह से कि मैं आपको सिलेबस पूरा कराऊंगा, आपकी किताब पूरी कराऊंगा, उसके अंदर जितनी चीज़ें पूरी कराऊंगा। मैं लास्ट टाइम एक स्टैंडर्ड रिकॉर्ड करा के बच्चों को दिया, IAS 1037। बच्चों ने समझा ये होगा कोई 4 घंटे का, मैंने 9.5 घंटे लगा दिए उसके ऊपर, और किताब की एक एक लाइन को कवर करके वो स्टैंडर्ड मैंने बच्चों को दिया। बच्चों ने मुझे गालियाँ भी दी, ये स्टैंडर्ड तो 4 घंटे का है, इतना इसमें क्या कवर करा दिया, ये क्या बात हो गई सर, ये तो बहुत लंबा कर दिया आपने, शॉर्ट बता दें, कस्टमाइज से ले लें 3 घंटे में। क्या बोलता मैं उनको? और इस दफा के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं था। ये 13 नंबर का सवाल मुंह पे, 13 का 15 का था, आ गया। तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमने कौन से पेपर की तैयारी करनी है, फ्यूचर के पेपर की या पास्ट पेपर की? फ्यूचर के पेपर की। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बताता हूं। एक दफा एक मीटिंग हुई ICAP में, सारे टीचर्स मौजूद थे उसके अंदर, और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो जो एग्ज़ाम वाले हैं वो हमें कहते हैं कि यार भाई हमें पेपर तो बना लेने दिया करो, फिर उसको गैस किया करो ना, हमें तो पेपर पहले बना लेने दे भाई, फिर उसको क्या कर, फिर उसके बाद तू गैस कर। तू पहले गैस कर रहा होता है कि मेरे हिसाब से इस दफा ये आएगा, उससे हम देख के हंस रहे होते हैं कि अगर मैंने अब ये कर दिया तो। अब बच्चे मेरे पीछे पड़े होते हैं, सर वो इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाए, इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाए। उस वक्त मैं उनको क्या बोलूं कि बेटा सारा कोर्स इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा रुक जा, पेपर बन जाने दे, फिर एक वीडियो हम डाल देंगे। लेकिन माशाल्लाह उससे पहले भी लोग डाल रहे होते हैं। अच्छा ये भी देख लें सर, एक बड़ा ज़बरदस्त सर कमेंट, ये देखें, इट इज़ इम्पेरेटिव टू एम्फसाइज दैट पास पेपर्स, ये 2023 में कह रहा है एग्जामिनर, 22 में भी बोला, 23 में बोला, 24 में भी बोला। हमारा बच्चा क्या कह रहा है, लास्ट 5 अटेम्प्ट तैयार कर लिए तेरे भाई ने, ठीक है जी। एग्जामिनर कह रहा है वही छोड़ के बाकी सब पूछूंगा, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड्स जो लास्ट रिकॉर्डिंग दी होती है वो पहले दे दीजिए ताकि हमें मुश्किल ना हो, ये अच्छी बात है। सर आप इंडिया में फेमस हो रहे हैं, ये कब हुआ भाई? है वो इंडिया वाले ने एक मेरी वीडियो उठाई थी, कोई मेरी वीडियो थी, वो मक्खियाँ बैठी थी तो मैं उसको ऐसे मारा, तो मैंने कहा आप कोई हरामखोर ये वीडियो निकालेगा और कहेगा कि सर अपने आप को पीट रहे थे। वो किसी चैनल ने उठा लिया, अच्छा चलो उठा लिया तो उठा लिया, उसने अपने जो थंबनेल है ना उसमें डाल दिया उसको, इंडियाज़ पता नहीं मोस्ट स्मार्टेस्ट पता नहीं क्या करके उसको डाल दिया। अच्छा फिर हमारे नीचे पाकिस्तानी जाके उसकी बजा रहे हैं कि आपने उससे इजाज़त ली है, ये स्ट्राइक हो जाएगा आप पे। तो भाई यार छोड़ दे, मुझे मसला नहीं है, मुझे मसला नहीं है, आपको क्या मसला है। फिर उसने जो है वो किसी ने यूट्यूब के ऊपर ही मुझे, उसमें मेरा यूट्यूब का अकाउंट है उस पर टैग किया कि भाई इसका जवाब दे। मैंने खैर उनको लिख दिया, मैंने कहा आपको जो चलाना है चलाएं, बस जिस ओरिजिनल फॉर्म में वीडियो आप चलाएं, कोई मसला नहीं। उस पर फिर जो ओरिजिनल उसका वो है प्रोग्राम चलाता है, क्या नाम है पता नहीं इस मोटे का तन में, बट उसने उसको फिर आगे लाइक भी किया, उसने कहा थैंक यू। हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, लड़ किसी और की लड़ाई रहे हैं, तूने क्यों डाला ये, वो स्ट्राइक कर देगा, भाई छोड़ दे भाई। अच्छा जी सर, की टू सक्सेस क्या है, कॉन्सेप्ट आपने जमा करने और फिर उसके बाद उसकी क्या करनी है, ये थोड़ा मसला है। रीजनेबल प्रैक्टिस का इशू है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा इशू क्या है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं लेकिन स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी और किसी भी किताब में प्रैक्टिस का एलिमेंट बहुत कम है, ठीक है जी। आधे कोर्स पे प्रैक्टिस मटेरियल है, आधे कोर्स पे नहीं, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चंस देंगे आपको, ठीक है जी। और मैं फिर एक बात बता दूं, जब मैं ये बैच शुरू करूंगा ना तो एक तो मेरी किताब होगी वो आप ले लेना, ठीक है जी, लेकिन मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा। मैं वक्त के साथ साथ हर क्लास के एंड पे एक सवाल डेवलप करूंगा नया,
वो आपको मैं देता रहूँगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि जी लाहौर में तो डे 1 पे टीचर आके सारी चीज़ें प्लेट में रख के दे देता है, मुझसे नहीं होता भाई। ये मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, आपको मैं देखूंगा भाई, आपको एक टॉपिक पढ़ाने में अगर मुझे लास्ट टाइम 12 क्लासें लगी, मे भी आपके साथ मुझे 17 क्लासें लगानी पड़े, तो मैं आपके हिसाब से अपनी पूरी स्ट्रेटजी को मोल्ड करूँगा। मुझे लगेगा जी डेफर्ड टैक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ट्रीटमेंट पे मुझे 5 चीज़ें करानी चाहिए, 5 सवाल कराने चाहिए, मैं 5 करा दूंगा। मुझे लगेगा 2 कराने दो, 2 करा दूंगा। तो भैया मैं बच्चे को देख के चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो उसमें पूछ लेना। सर यहाँ हमारे पास जो है वो ये ख़त्म हुआ और हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपने पास हेडिंग डालेंगे इफ्रिक 1। क्या हेडिंग डालेंगे? अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, अच्छा कुछ टॉपिक आपसे पढ़े और कुछ सर आकाश। अच्छा इस पर भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। भैया हमारे यहाँ अकाउंटिंग के दोनों सब्जेक्ट्स हैं, 2 टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं और आकाश, ठीक है। अच्छा मेरा क्लास टाइमिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होगा, आकाश की क्लास टाइमिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होगी। डिफरेंट का मतलब ये वो अपने जॉब के हिसाब से शायद सुबह क्लास लेता है या वो बिल्कुल रात में क्लास लेता है। अच्छा मेरी क्लास का एक सेट टाइम होगा। सेट टाइम क्या होगा? MFA के फ़ौरन बाद मेरी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। क्या हम दोनों टीचर से पढ़ सकते हैं? सिर्फ वो बच्चा पढ़ सकता है जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है। लाइव क्लासेस में क्लैश भी आएगा, पहले से आपको बता दूं, ठीक है जी, क्योंकि उसके पास भी टाइम इतना नहीं है। और मुझे FAR2 अगर आपको पढ़ाना है ना तो फिर मुझे इसके अंदर चाहिए तकरीबन 1.5 पौने 200 घंटे, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक टीचर से पढ़ लेना। दोनों से आप क्लासेस लेनी है, घर पे बैठो, दोनों के लेक्चर रोज आया करेंगे। मैं टॉपिक से शुरू करूंगा इफ्रिक 1, वो किसी और टॉपिक से शुरू करेगा, ठीक है। आप दोनों से क्लासेस ले लो। अच्छा कौन पढ़ाता है? ये एक इंतहाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका जवाब है दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। मैं शायद अपनी तारीफ कर गया हूं, ठीक है जी। दोनों पढ़ाते हैं, वो शायद अच्छा पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं खाली, ठीक है जी। ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। तो आपने CA कितने साल में क्वालिफाई किया है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अब यार। मैंने क्वालिफाई किया है 2008 में, 2002 में शुरू किया था। कितने हो गए? 6 साल हो गए। 2008 से कितने साल हो गए? 16 साल हो गए। तो 16 साल पहले मैंने क्वालिफाई किया था, ठीक है जी। अब इस पर कोई है मसला? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सवाल इस बच्चे ने पूछा, क्या आप पूरा सेशन लाइव पढ़ाएंगे? इसका जवाब है नहीं। डे 1 पे क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको बोलूँगा हाँ मैं लाइव पढ़ाऊँगा, और माशाल्लाह आप में से अभी ऐसे लोग यहाँ से गायब होंगे जैसे क्वालिफाई करते करते हुए बंदे गंजे हो जाते हैं ना, उनके सर से बाल गायब होते हैं, ऐसे गायब होंगे। मैंने आपको बताया ना कि FAR2 MFA में भी बात बता रहा था। ये मैयत का घर है, ये पहले दिन मैयत में आए हुए, अभी दूसरे दिन थोड़े और आएंगे, तीसरे दिन भरा हुआ होगा हॉल। क्यों? सोया मैं। चौथे दिन तो शॉर्ट। तो मैंने क्या किया, मैं कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। एक कोर्स का वो एरिया है जिससे 80% मार्क्स आएंगे, और एक कोर्स का वो एरिया है जिससे 20% मार्क्स आएंगे। ये 20% मार्क्स में टोटल 4 स्टैंडर्ड्स हैं, ये मैं आपको दूंगा रिकॉर्डेड। और ये वाला एरिया मैं आपको दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइव। इसके अंदर तकरीबन 11 स्टैंडर्ड्स हैं, 11 या 12 स्टैंडर्ड्स हैं, ये मैं आपको कराऊंगा लाइव, ठीक है जी। डे 1 पे हम ये क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो रिकॉर्डिंग्स आपको दूंगा ना, ये प्रीमियम लेक्चर्स हैं, मतलब ये बहुत तमीज़ और तरीके के बने हुए लेक्चर्स हैं। और जितने लोगों ने लास्ट टाइम FAR2 पढ़ा था, लास्ट टाइम हमारे पास FAR2 में तकरीबन 1000 बच्चे थे, और 1000 बच्चों में से सेफली आप कह लें जिन्होंने मेरे लेक्चर्स खोले हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आकाश के भी लेक्चर्स ले रहे हो, मेरे भी ले रहे हो, लेकिन मैं अपने स्टैट्स आपको बता रहा हूँ। 800 लोगों ने मेरे लेक्चर्स खोले, 200 ऐसे थे जिन्होंने प्योरली आकाश से पढ़ा, 800 ऐसे थे जिन्होंने फुली या पार्शियली मुझसे पढ़ा। और इन 800 लोगों में से
तकरीबन 700 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ प्रीमियम लेक्चर से तैयारी की है। ठीक है जी, 100 लोग ऐसे थे जो लाइव क्लास का लेक्चर लेते थे और बाकी प्रीमियम लेक्चर्स लेते थे। ठीक है जी, मैंने कब कहा था ऑडिट पढ़ाऊंगा भाई? एक तो मेरे पे भी इल्ज़ाम लग रहा है आजकल कि मैं टैक्स पढ़ाने वाला हूँ। ये भी मुझे बाहर से सुनने को मिला कि सर वो किसी ने कहा है कि आप टैक्स पढ़ाने वाले हैं। मैंने कहा मैं पागल कुत्ते ने काटा है। पढ़ाएंगे तो उस वक्त पढ़ाएंगे जब पूरी मुकम्मल तैयारी कर लेंगे। अभी तो मुझे खुद पता चला कि मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ, है तो आप तैयारी का आलम देख लें। तो we can watch premium lectures before completion of the live classes. In fact, you can watch premium lectures for the entire course. आपको लाइव आने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं, आप नहीं आओगे लाइव। सबसे अच्छा बच्चा हमारी क्लास का कौन था लास्ट टाइम? बहुत पढ़ने वाला बच्चा, मुस्तफ़ा नाम था उसका, जिसका डबल मैरिट था। बहुत तेज बच्चा था, क्लास में आता था, सर मैं लाइव लूंगा, मैं लाइव क्लास लूंगा। उसको हमने, जैसे हीरोइन का नशा होता है ना, एक टॉपिक मैंने कहा प्रीमियम से लेना पड़ेगा आपको, मैं नहीं आऊंगा अगले 3 दिन। उसके बाद वो आया ही नहीं। उसने कहा मैं प्रीमियम के लेक्चर लेके इतना सुकून मिल गया कि मैं उसके बाद कभी आपकी शक्ल देखने क्लास में आया ही नहीं। ये आपको भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप जब बैठोगे प्रीमियम लेक्चर लेने के लिए तो फिर उसके बाद आप अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। लेकिन भाई मैं ये जो आपको बोल रहा हूँ, अच्छा सर मेरी फिर दूसरी कंडीशन भी है लाइव पढ़ाने की कि कम से कम इस क्लास के अंदर 8 बच्चा तो मौजूद होना चाहिए ना। 8 बच्चा तो आ ही जाएगा ना। तुम लोग तो आओगे ना, हैं? देखो ये पाकिस्तानी इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह का मतलब है कि अगर अल्लाह चाहे, आप क्या कह रहे हो पता है? मैं तो नहीं आऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं ले आया, मुझे तो ले आया, मैं खुद नहीं आऊंगा। है पाकिस्तानी माशाल्लाह ऐसे, इंशाल्लाह ऐसे होता है। हमारे घर में प्लम्बर काम करने आता था और जुम्मे को काम करे पूरी जान से, हफ्ते को काम करे, इतवार को काम करे, पीर को बीमार पड़ जाए, मंगल को आए सुबह आधे घंटे में गायब हो जाए, बुध वाले दिन छुट्टी करे, जुमेरात वाले दिन का सामान नहीं है, रुक जा भाई अली रुक जा, अल्लाह के वास्ते बाकियों को भी कमेंट करने दे, ठीक है जी, और फिर जुम्मे को आ जाए। हमें पता चला कि वो हराम खोर किसी कंपनी में जॉब करता है और हमें सिर्फ क्या देता है, वीक के 5 दिन आसरे, और आसरा भी कैसे, इंशाअल्लाह ताला कल मैं इंशाअल्लाह सुबह मौजूद होंगे यहाँ पर। वो सारा हिसाब किताब किस पे डाल देता है, अल्लाह पे के, अल्लाह अगर ले आए तो ले आए, मेरा इरादा नहीं है भाई आप आने वाले बने, मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा, ठीक है, मुझे इशू नहीं है। ये भरी हुई क्लास हर इंसान को अच्छी लगती है, लेकिन जब इस क्लास के अंदर आप आएँ और माशाल्लाह ये 2 बच्चे बैठे हों और वहाँ कोने में से एक बच्ची बैठी भी हो और 3 लोग हों और तीनों ऐसे टुन हों कि जिनको आप कुछ भी पढ़ा दो तो वो नशेड़िया पढ़ के चला जाए, कहीं पे आपको चैलेंज नहीं करे। मैंने यकीन करो एक क्लास के अंदर डेफिटेक्स का सवाल खोला, वो टैली नहीं हुआ टैली। 20 मिनट मुझे उसको टैली करने में लग गया। क्यों पता है? क्योंकि मैं सामने 4 बच्चों से पूछ रहा था बताओ टोटल कितना आ रहा है। एक ने 1 लाख को 18% से मल्टीप्लाई किया तो मुझे बता दिया जी 180। और मैं भी लिख के चला गया आगे, और एंड में हम पागलों की तरह बैठे, वही सारा रिकॉर्ड हो रहा है। आप खुद सोचो, अब आप घर पे लेक्चर ले रहे हो, आप क्या सोचोगे यार ये क्या चल रहा है। इसीलिए टीचर कतराते हैं कि यार इतनी थोड़ी सी आवाम को लाइव कैसे पढ़ाएंगे। अल्टीमेटली वो 900 लोग पता है क्या देख रहे होते हैं, ये 180 देख रहे होते हैं। अच्छा वो दरमियान में लेक्चर दे रहे हो, गलत लिख दिया सर, गलत लिख दिया, तो हो चुका है पास में। तो भाई मैं आपको कहूँगा कि आप अब उस लेवल पे आ चुके हो कि अगला स्टेप तो आपको लाजमी रिकॉर्डेड देखना है। फाइनल में कोई लाइव नहीं पढ़ाता, पाकिस्तान में कोई लाइव नहीं पढ़ाता। वो स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, वो रिकॉर्डेड ही देखना है, ठीक है जी। तो सर हम स्टार्ट लेते हैं इफ्रिक 1 से। इफ्रिक 1 क्या है जी, एक छोटा सा स्टैंडर्ड है जिसमें एक ट्रांजैक्शन डिस्कस हुई है बस। पेपर में आता है, 5 दफ़ा पेपर में टेस्ट हो चुका है 10 अटेम्प्ट्स में। इसका क्या मतलब है, हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आता है
सर FAR 2 की बुक का बता दें भाई, बुक आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा 15-20 दिन लगेंगे बुक लेने में, ठीक है जी, बुक कंप्लीट होने में, सेट होने में, ठीक है जी। किसी के पास लास्ट अटेम्प्ट की बुक है तो वो लास्ट अटेम्प्ट वाली रख सकता है, 20-25 पेज एक्स्ट्रा है वो मैं क्लास में आपको दे दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, गौर से सुनना, मैं आपसे ना 2 छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा हूँ। बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी इम्पेयरमेंट, याद आ रहा है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ इम्पेयरमेंट में आपको ये पता है ना कि एक एसेट की कैरिंग अमाउंट अगर 500 रुपये है और इसका रिकवरेबल अमाउंट का क्या मतलब है? इस ना टेक्निकल डेफिनेशन नहीं चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है इस एसेट से मैक्सिमम कितने पैसे निकाले जा सकते हैं इस्तेमाल करके या बेचकर, ठीक है जी। मैक्सिमम कितने पैसे निकाले जा सकते हैं, वो जवाब आ रहा है जी 460। क्या नजर आ रहा है कि ये एसेट अपनी कैरिंग अमाउंट रिकवर नहीं कर पा रहा, ये एसेट क्या है? इम्पेयर्ड है। कितने से इम्पेयर्ड है? 40 रुपए से। वेरी गुड सर, ये तो आपको आता है, ये बेसिक बात पता है ना। अच्छा जी, एक स्टेप में और आगे जा रहा हूं, गौर से सुनना। दूसरी बात, लायबिलिटी बियॉन्ड 12 मंथ्स, कलर चेंज कर लो, ठीक है बेटा, अब सही। लायबिलिटी बियॉन्ड 12 मंथ्स, इसका क्या मतलब है? ऐसा अमाउंट जो आपने 12 महीने से आगे पे करना है, स्टैंडर्ड कहता है भैया आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। किस पे? ऐसा क्यों? मैं आसान भाषा में एक बात बताता हूं, गौर सुनना। ये ईयर 0 है आज, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल। 4 साल बाद मुझे 100 रुपए पे करने एक बंदे को, अग्री हो चुका है, एसेट मैंने आज लिया, पैसे कितने देर बाद देने मैंने? 4 साल बाद। मैं आज अपनी बुक्स में एक लायबिलिटी बुक करना चाहता हूं, 100 रुपए पे कर लूं? नहीं, स्टैंडर्ड कहता है भैया सोचो कि अगर तुम्हें 100 रुपए पे करने पड़े आज, तो क्या तुम इससे कम पैसे देके जान छुड़ा सकते हो? मैंने कहा अगर मैं कुछ पैसे बैंक में रख दूं और वो ऑटोमेटिकली ग्रो करते करते 4 सालों में कितने हो जाएं? 100 रुपए, तो मैं इतने पैसे देके तो जान छुड़ा सकता हूं। अच्छा, मैं बैंक गया, मैंने कहा बैंक सूद का रेट क्या? बैंक ने कहा 10%। कितना? मैंने कहा जी इसकी निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू, 100 रुपीज का एक सम डिवाइडेड बाय कितना जी? 1 + 10% रेज़ टू द पावर 4, क्या आ रहा है? 68.3। अगर मैं आज बैंक में 68.3 रुपीज रख दूं तो वो खुद 4 सालों में ग्रो करते करते कहां तक चले जाएंगे? 100 रुपए तक चले जाएंगे। तो क्या अपनी 100 रुपए की लायबिलिटी से जान छुड़वाने के लिए आज तुम्हें 100 रुपए देने या 68 रुपीज देने? तो सर स्टैंडर्ड कहता है फिर लायबिलिटी को 68 पे रिकॉर्ड करो। लायबिलिटी का मतलब क्या है? वो अमाउंट जो आज दे के मैं अपनी जान छुड़ा सकता हूं, उस अमाउंट पे लायबिलिटी को बुक करना है। तो बताओ लायबिलिटी को 100 रुपए पे बुक करें या 68 पे? अगर ये 12 महीनों के अंदर अंदर होती तो ये कोई स्टूडेंट है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई मसला नहीं। हाँ जी, अगर ये 12 महीनों के अंदर अंदर होता तो सर फिर स्टैंडर्ड कहता है डिस्काउंटिंग से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ना था। डिस्काउंटिंग से फर्क कब पड़ता है? जब पीरियड 12 महीने से ज्यादा का हो। तो हमने दूसरी चीज पढ़ी कि हम जब भी पैसा हमें पे करना होगा बियॉन्ड 12 मंथ्स, हम हमेशा उसकी क्या निकाल के बुक किया करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। हम लायबिलिटी को किस पे बुक करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। हम लायबिलिटी को फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि आज मैं 68 रुपीज दे के अपनी जिंदगी आजाद कर सकता हूं इस लायबिलिटी से। ऐसा है। ये 2 चीजें अपने पास आप पहले नोट करें। ये बेसिक 3-4 चीजें पढ़ाऊंगा, फिर मैं फ्रिक 1 पे आऊंगा, क्योंकि मुझे फ्रिक 1 में ये चीजें यूज करनी है। आपसे पूछ रहा हूं चेंज इन एस्टिमेट, ये तीसरी चीज है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। ये मैं फ्रिक 1 पढ़ाने के लिए आपकी बंदूकों में, नहीं सर गलत फॉन्ट, आपने गलत वो पेन यूज कर लिया। आपकी बंदूकों में हम कारतूस भर रहे हैं। क्या जी? चेंजेस इन, हाँ जी आइए, सेट पढ़ा है ना। मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने ईयर 0 पे एक प्लांट लिया, एंट्री पास की,
प्लांट डेबिट 100 रुपये, कैश क्रेडिट 100 रुपये, ऐसा। मैंने सोचा प्लांट चलेगा 4 साल, सॉरी 5 साल चलेगा। कितने बताओ मेरे पास पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20 रुपये। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 20 और अलाउंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 20 रुपये से। डन। मैंने एक और एंट्री पास की ईयर 2 पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 20, अलाउंस क्रेडिट कितने से? 20, ऐसा। मुझे बताओ दूसरे साल के एंड पे मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या रह गया था? कितना? 60 रुपये। ये कब किस वक्त की कैरिंग अमाउंट है? सर ये सेकंड ईयर के एंड पे कैरिंग अमाउंट आ रही है, ऐसा। अब मेरा सवाल है आपसे प्यारे भाई, तीसरा साल जैसे शुरू हुआ ना, हमें लगा कि ये एसेट 5 साल नहीं चलेगा बल्कि 4 साल चलेगा। कितने? अब बताओ जब आपको ये पता चला तो क्या आप पिछले सालों की डेप्रिसिएशन जाके चेंज कर देंगे? नहीं सर। इसका मतलब एस्टिमेट कैसे चलता है? प्रोस्पेक्टिवली चलता है। अगर आपको आज पता चले कि आपने एक लायबिलिटी गलत बुक कर दी है, गलत एस्टिमेट किया था आपने, ठीक है जी, एस्टिमेट शॉर्ट कर दिया था, तो आप पिछले साल में जाके लायबिलिटी को चेंज करेंगे, आगे चेंज करेंगे। आपको पता चला जी आपने बिजली का बिल जो है ना वो दिसंबर के महीने में सोचा था कि जी 1,20,000 रुपये का बिल आएगा, आपने प्रोविजन बना दिया 1,20,000 रुपये का। बिल आया जनवरी में, बिल आया जी 1,50,000, कितना ज़्यादा आया? तो ये मैं पिछले साल में जाके एक्सपेंस बुक करूं या मैं उसी साल बुक कर लूं? याद रखना सर, एस्टिमेट का इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिवली होगा। याद रखना स्टैंडर्ड में बार बार मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, आप कहोगे यार पिछले सालों को, मैं कहूंगा नहीं ये क्या है, एस्टिमेट का चेंज है। कब बुक करना है? आगे से। अब बताओ तीसरे साल में जाके पता चला इस एसेट की लाइफ 5 नहीं 4 साल है, क्या सोचूं मैं? ये एसेट मैंने अभी लिया है, कितने का लिया है? 60 का। इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 2 साल। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे? 2 से। क्या एंट्री पास करूंगा ईयर 3 में? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? सर 30 रुपए से। और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 30 से, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक बंदा बैठ के सोच रहा है यार पिछले सालों में डेप्रिसिएशन कम बुक हुआ, इस साल ज्यादा बुक, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? सर एस्टिमेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, और एस्टिमेट बार बार चेंज होते हैं, तो हम इसके लिए अपने पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज। अब बताओ मैंने तुम्हें 3 पुरानी चीजें सिर्फ रिकॉल करवाई हैं। इंपेयरमेंट मैंने आपको बताया जब आती है जब एसेट की कैरिंग अमाउंट पूरी रिकवर नहीं हो रही हो। फिर मैंने आपको बताया कि ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने से बियॉन्ड हो, आप क्या करोगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको रिकॉर्ड करोगे। फिर मैंने आपको बताया जनाब एस्टिमेट जब चेंज होंगे उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? मुस्तकबिल से। इससे डेप्रिसिएशन में इम्बैलेंस डिसबैलेंस आएगा, कुछ सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक हो रही होगी, कुछ सालों में सर वी कैन नॉट हेल्प इट, ऐसा ही है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने सोचा था 5 साल, अब क्या हो गया है 4 साल। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तब्दील नहीं कर सकते, ऐसा है। नोट करें सर इसको। डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या हेडिंग डालोगे बेटा? बोर्ड पे प्यारे भाई बोर्ड पे देखिएगा और एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। सुनो, ये कारसाज का रोड है, ठीक है जी। ये मैं खड़ा हूं, ये वो टुल्ला खड़ा है जिसने मुझे पकड़ा है अभी। मैंने कोई बंदा नहीं उड़ाया भाई, हैं? सिग्नल तोड़ा भाई, गरीब मानू है। अच्छा, सिग्नल कब तोड़ा? यहां तोड़ा सर, कुछ सेकंड्स पहले। और अब मैं सिग्नल तोड़ के खड़ा हूं किसके सामने? टुल्ले के सामने। टुल्ले ने कहा भाई तू अंधा है, नजर नहीं आता। मैंने कहा जो भी है, नजर आता है नहीं आता, तुम चालान काटो। टुल्ले ने क्या किया? 500 रुपये का एक चालान बनाया। मुझे बताओ मैं अपनी बुक्स में एक लायबिलिटी बुक कर लूं 500 रुपये की, हैं? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्यों बुक कर रहे हो लायबिलिटी? क्योंकि एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट हुआ है। क्या हुआ है? ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ये क्या है जी? क्या चीज है जिसने आपको 500 रुपए के जुर्माने पे लाके खड़ा कर दिया है? सिग्नल का तोड़ना। वो इवेंट जिसकी वजह से मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वो कौन सा इवेंट है?
ऑब्लिगेटिंग इवेंट। क्या है भाई ऑब्लिगेटिंग इवेंट? इधर सिग्नल तोड़ दिया, क्या ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका है? हाँ जी। क्या मैं अब ऑब्लिगेटिंग इवेंट होने के बाद लायबल हूं कि मुझे पैसे देने पड़े? इसका मतलब है मेरे पास एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका है जिससे मुझे प्रेजेंट में क्या बना दिया है? ऑब्लाइज्ड, कि मुझे क्या करना है? आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। क्या चांस है कि मैं चालान पे करूंगा? 100%। ये प्रोबेबल क्या होता है? वो चीज जिसके चांसेस 50% से ज्यादा हो। भाई मैं कह रहा हूं पीछे मैंने एक सिग्नल तोड़ा, एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट था जिससे मुझे अभी लायबल बना दिया है जुर्माना देने के लिए, और जुर्माना देने के चांसेस 100% है, 50% से क्या है? ऊपर है। ठीक है जी। अमाउंट पता है जुर्माने की कितनी है? अमाउंट इज रिलायबली मेजरेबल। स्टैंडर्ड कहता है अगर ये 4 कंडीशंस पूरी हो जाए ना तो आप अपने पास लायबिलिटी बुक कर लें। 4 कंडीशन क्या है? ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका हो और उसकी वजह से आप प्रेजेंट में लायबल हो, और अमाउंट जो आपने पे करनी है उसके चांसेस 50% से ज़्यादा हो। अच्छा 50% से ज़्यादा हो क्यों? मैं कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता हूं कि मैंने सिग्नल तोड़ा ही नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि मैं पकड़ा जाऊंगा। कितने चांसेस हैं? एनीथिंग अबव 50% मैं क्या बन जाऊंगा? लायबल बन जाऊंगा। प्रोबेबल हो गई चीज। अमाउंट कितनी है सर? 500। रिलायबली मेजरेबल है, पेनल्टी लगेगी, मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड कहता है जब ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी तो आज आप अपनी बुक्स में क्या बुक करेंगे? लायबिलिटी बुक करेंगे। क्या हो चुका हो? ऑब्लिगेटिंग इवेंट। मैं प्रेजेंट में क्या हूं? लायबल हूं। अमाउंट पता है आपको? आउटफ्लो के चांसेस पता है आपको? अच्छा, अब आप इसी चीज को ध्यान में रख के ये सोचो कि मैं एक टेलीफोन कंपनी हूं और मैंने जो है ना जमीन में एक खंबा गाड़ा। ठीक है जी, बन जाएगा खुद खंबा। ये मैंने जमीन में गाड़ दिया जी, यहां तक जमीन के अंदर है। अब मैं मस्त होकर बैठा हूं। ठीक है जी, ये खंबा खरीदा कितने का था? इसकी कॉस्ट थी खंबे की 100 रुपए। इसको गाड़ने में कितना खर्चा आया? 20 रुपए। कितने? 20 रुपए। अभी मैं बैठा ही था कि मुझे एक लेटर रिसीव हुआ और उस लेटर का सब्जेक्ट था ये ज़मीन क्या तुम्हारे बाप की है? नहीं, मैंने कहा नहीं तुम्हारे बाप की है। क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा प्यारे भाई ये मामला हो चुका है कि आपने जो ज़मीन में ये खंबा गाड़ा है, आप जब इस खंबे को उखाड़ोगे तो ज़मीन सही करके देनी है। ज़मीन क्या करके देनी है? सही करके देनी है। मैंने कहा मैं तो इस खंबे को निकालूंगा 5 साल बाद। कितने साल बाद? उसने कहा 5 साल बाद निकालो, 4 साल बाद निकालो, 3 साल बाद निकालो, 2 साल बाद निकालो, या अभी निकालो, पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। किस चीज के? इस खंबे को उखाड़ के जमीन सही करने पे। ये नहीं करना कि यहां अपना काम पूरा तो खंबा आप छोड़ के चले जाओ। नहीं, क्या करना है आपने? अब मुझे बताओ, मुझे एक डिसमेंटलिंग अमाउंट पे करनी है, एक डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे करनी है। मुझे पे करनी है डिसमेंटलिंग कॉस्ट 32.2, लेकिन पता है कब? पता है कब पे करनी है? 5 साल बाद पे करनी है। मेरा सवाल यह है, क्या आज की तारीख में जब मैं खंबा गाड़ चुका हूं, मैं अगले लम्हे खंबा निकालूं तो क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। मुझे बताओ, क्या मुझे इस डिसमेंटलिंग कॉस्ट की लायबिलिटी बुक करनी चाहिए? ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? खंबे का गाड़ना। गाड़ दिया तो अब उखाड़ना पड़ेगा। अगर आपने खंबा गाड़ दिया ना तो लेटर आपको इसीलिए लिखा गया है। आपने जब खंबा साइड पे रखा हुआ था ना, किसी ने आपको लेटर नहीं लिखा। लेटर कब लिखा गया आपको? जब खंबा आपने गाड़ा। इसका मतलब ऑब्लिगेटिंग इवेंट उखाड़ने के लिए क्या है? खंबा गाड़ना। तो वो इवेंट जिसने आपको लायबल बना दिया वो क्या है? खंबा खरीदना या इंस्टॉल करना? तो इंस्टॉल कर दिया तो भाई आपको अब तो पैसे देने पड़ेंगे। पहली चीज, क्या मैं आज लायबल हूं? आज? हाँ, आज आप खंबा उखाड़ो, पैसे देने पड़ जाएंगे आप। पैसे देने के चांसेस कितने? 100%, क्योंकि लेटर आ गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम अवॉइड।
अमाउंट आपको पता है? हाँ सर, फेयरली रिलायबल अमाउंट है। मैंने इंजीनियर से पूछा है कि जी 32.2 रुपये का खर्चा आएगा जब हम इसको क्या करेंगे, उखाड़ेंगे। स्टैंडर्ड कहता है आप एक काम करें, इस लायबिलिटी को बुक कर लें। अच्छा, मुझे याद आता है कि सर ने अभी 2 मिनट पहले ऊपर बताया था कि वो लायबिलिटी जो 12 महीनों से बियॉन्ड हो उसको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू में रिकॉर्ड करना है। तो क्या करें हम? अच्छा, अब बताओ, मेरा सवाल है आपसे, मैंने ईयर 0 पे एक एंट्री पास की होगी पीपी डेबिट, कितने से? 100 रुपये का एसेट खरीदा और कैश क्रेडिट कर दिया मैंने, कितने से? फिर मैंने इंस्टॉलेशन की, तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था कि एक एसेट को उसकी डिजायर्ड कंडीशन पर लाने के लिए जितने खर्चे होंगे वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। अच्छा, मैंने कहा भाई इंस्टॉल करना तो जरूरी है, ऐसे तो नहीं चला पाऊंगा। तो फिर मैंने क्या किया, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट को भी पीपी में डाल दिया। अब बताओ मुझे पीपी कितने का पड़ा? अब मुझे किसी ने कहा इसी इंस्टॉलेशन की वजह से हरामखोर तुझे एंड में भी पैसे देने, वो भी किसकी वजह से देने? इंस्टॉलेशन की वजह से। वो कितने? तो इसकी क्या निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने मुल्क में इंटरेस्ट रेट देखा तो पता चला कि 10% का रेट है। कितना? तो बता इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं कितने से? रेज़ टू पावर 5 कितना आ रहा है? 20 रुपीज। सेफली राउंडेड ऑफ अमाउंट इज 20, ऐसा। अब बताओ इस 20 का मैं क्या करूं? एक तो आप बुक कर ले लायबिलिटी या प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने की? डेबिट क्या करूं? मुझे बताओ इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना है? 20 नहीं है खाली, इस इंस्टॉलेशन की वजह से 20 अभी दिए हैं, 32 बाद में देने हैं। क्यों? अगर ये इंस्टॉलेशन नहीं करते तो ये 20 भी नहीं देने पड़ते और वो 32 भी नहीं देने पड़ते। तो इंस्टॉलेशन की असल कॉस्ट सिर्फ 20 नहीं है, इस मनूस इवेंट की वजह से तुम्हें 20 आज देने और फिर 32 खंबा उखाड़ने के लिए भी देने। तो स्टैंडर्ड कहता है इसको भी क्या ट्रीट करो कि ये टेक्निकली एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, लेकिन आपको उसको पे कब करना है। तो मैं इसको भी कहां डाल दूं? कितना जी? इसका मतलब है डिसमेंटलिंग लायबिलिटी जब डे 1 पे रिकॉर्ड होती है तो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। क्यों? क्यों प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड हो रही है? क्योंकि हमने लायबिलिटी इनकर करनी है एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड पे जब खंबा उखाड़ रहे होंगे। और इसका दूसरा इंपैक्ट हम कहां डालेंगे? दूसरा इंपैक्ट हम कहां डालेंगे मनुष्यों? एसेट की कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि ये खर्चा एसेट की इंस्टॉलेशन से लिंक्ड है और इंस्टॉलेशन पे जितना खर्चा आज हुआ है और इस इंस्टॉलेशन की वजह से जितना खर्चा आगे होगा वो सारे का अंदाजा लगा के आपने क्या करना है? पीपी में डालना है। क्यों? क्योंकि सर स्टैंडर्ड कहता है वो सारे खर्चे जो एसेट की इंस्टॉलेशन पे लगेंगे वो आपने क्या करने? कैपिटलाइज करने। अब बताओ डिसमेंटलिंग लायबिलिटी को हम डे 1 पे रिकॉर्ड करते हैं? हाँ सर। क्यों? क्या ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया? हाँ, ऑब्लिगेटिंग इवेंट था क्या? एसेट का इंस्टॉल करना। क्या अमाउंट आपको रिलायबली मेजरेबल है? हाँ सर। क्या आपको पक्का पता है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे? हाँ सर, गवर्नमेंट ने कहा भाई जमीन सही करके देनी है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, अगर सारी कंडीशन मीट हो गई तो मुझे लायबिलिटी बुक करनी चाहिए। किस वैल्यू पे बुक करनी चाहिए? फुल वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू पे? प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों बुक कर रहे हैं? अगर एसेट की लाइफ 1 साल से कम होती तो फिर तो सर हम इसको डायरेक्ट पूरे अमाउंट पे बुक कर देते, फिर हम प्रेजेंट वैल्यू। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो लायबिलिटी तो बुक की, लेकिन इसका दूसरा इंपैक्ट एक्सपेंस में डालूं या एसेट में डालूं? अब बताओ अगर आप इसको पीपी में डालोगे तो आपका पीपी कितने पे आ गया? 140 पे, ऐसा। अब बताएं अगले 5 सालों में मैं पीपी को क्या करूंगा? और ये लायबिलिटी जो मेरे पास आ रही है ये कितने पे खड़ी है? 20 पे। असल लायबिलिटी 20 है या 32 है? अब हमें इस लायबिलिटी को आहिस्ता 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 कहां तक लेके जाना है? 32 तक लेके जाना है, ऐसा है। अब बताओ, फिर पूछ रहा हूं, पहले दिन आपने डिसमेंटलिंग लायबिलिटी क्यों रिकॉर्ड की? क्योंकि सर ऑब्लिगेटिंग इवेंट एसेट का इंस्टॉल होना हो चुका था और इसकी वजह से जब भी ये एसेट निकलेगा मुझे पैसे देने हैं, चाहे आज निकालूं एसेट को तो मैं प्रेजेंट में ऑब्लाइज दूं। सर अमाउंट रिलायबली मेजरेबल है, इंजीनियर से पूछ लिया मैंने कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। सर नंबर 4 आउटफ्लो प्रोबेबल है, देने ही देने। सर गवर्नमेंट हमारे बाप के नहीं है कि हम बगैर एसेट को उखाड़े चले जाएं। ठीक है जी, अब आपने लायबिलिटी बुक कर ली। सर मुझे बताएं लायबिलिटी बुक कर ली तो क्रेडिट तो लायबिलिटी कर दी, डेबिट क्या करूंगा मैं? पीपी को। क्यों? क्योंकि सर मुझे IAS 16 ये कहता है
कि एसेट की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो आपने क्या करने हैं एसेट की कॉस्ट में। ये बात समझ आती है? ये मैंने पहले दिन की अकाउंटिंग कर दी। आगे क्या करना है वो मैं सिखा रहा हूं, ये कॉपी कर लो पहले। कहां से करना है कॉपी? आउटफ्लो प्रोबेबल वाला पॉइंट बता दें। मुझे बताओ प्रोबेबल का मतलब क्या है? पैसे पे करने के चांसेस 50% से ज्यादा हो, आप अवॉइड ना कर सकते हो लायबिलिटी को। क्या मैं कोर्ट में जाके ये कह सकता हूं कि भाई मुझे ये पैसे नहीं देने चाहिए और कोर्ट मान जाएगी? अगर आपको लगता है तो लायबिलिटी बुक ना करें। अगर आपको लगता है कि नहीं कोर्ट जाके भी कोई फायदा नहीं है, पैसे तो देने ही देने, तो फिर आप लायबिलिटी बुक कर लें। नहीं परसेंटेज थोड़ी है ये, एक अमाउंट दी है ना 32 रुपये, ये कहाँ से आई है? जब हमने एसेट इंस्टॉल किया, मैं इंजीनियर्स के पास गया कि यार ये उखाड़ने में कितना खर्चा आएगा, उसने कहा 32 रुपये 20 पैसे। इसका कोई ताल्लुक एसेट की कॉस्ट से नहीं है कि अगर 100 रुपये का एसेट होगा तो उखाड़ने के लिए 32 है, 200 होता तो 64, ऐसा नहीं। उससे जो अमाउंट कोर्ट की मैंने उसकी प्रोविजन बना दी। सर कौन से स्टैंडर्ड के लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे वो मैं बता देता हूँ क्लास के एंड में। कल क्लास होगी नहीं भाई, क्लास अब मंडे से होगी मेरी। FAR2 आपसे पढ़े या दाऊद शायद से? यार ये तो तुमने बड़ा वखरा सवाल कर दिया यार, इसका मैं क्या जवाब दूं यार हैं? देखो हर टीचर जो इस मार्केट में पढ़ाता है ना, वो इस नियत से पढ़ाता है कि बच्चा पढ़ के पास हो जाए। आपको जिससे ज़्यादा अच्छा समझ आए उससे पढ़ लो आप। FAR2 के रिजल्ट आया और मैं पास नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? मैं इस पर भी आपको बता दूं, आपके FAR2 की फ़ीस फ्रीज़ हो जाएगी। एक बंदा कहता है नहीं मुझे FAR2 की फ़ीस रिफ़ंड चाहिए, तो चूंकि आपने 1.5 महीना पढ़ लिया होगा तो पूरी फीस का 5 महीने में से 1.5 महीना, चलो मैं आपके 25% पैसे काट के आपको वापस कर दूंगा, ठीक है जी। अगर आपको रिफंड चाहिए हो फिर फ्रीज 100% हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर देर विल बी चांसेस चेंज ऑफ। देखो भाई मैं फिर एक बात बोल दूं यार अल्लाह के वास्ते। अच्छा हमाद भाई की कॉल आ रही है, 1 मिनट। हेलो, क्या होगी? सर ऑडिट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या FAR2 लेफ्ट ओनली? या ये सवाल मैं क्लास के एंड में जवाब दे दूं हैं? भाई अभी मैंने ICAP को मैसेज किया कि ट्रांजैक्शन पॉलिसी जल्द से जल्द दे दें, ठीक है ना, क्योंकि इससे मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि एक बात कर रहा है एक दूसरी एक बात कर रहा है। तो ICAP ट्रांजैक्शन पॉलिसी जल्दी दे दे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा कि कौन सा पेपर आपने पिक करना है और कौन सा नहीं करना, ठीक है जी। तो अभी आ जाएगी इंशाल्लाह। मैंने डाल दिया उनको, ईमेल डाल दिया मैंने। FAR1 90+ किया है कि आपने कहा था कि क्वेश्चन आते हैं लेकिन गलतियां हुई हैं तो क्या पास हो जाएगा? यार मैं फिर रिपीट कर दूं भैया, अगर आपने कोई 80-90% पेपर, 80% तो कम है, 90% पेपर अगर आपने करके आ गए हो ना और आप रीजनेबल हद तक श्योर हो गया यार उसमें से 3-4 सवाल आपने सही किए, आप पास हो जाओगे। यार मुझे ना मेरा ज़मीर पता है बाज़ औक़ात गवारा नहीं करता कि मैं कुछ बातें आपसे करूं, क्योंकि कुछ बातें बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, सुनो। एक बंदा नहीं सुन लो ना, जनरल बात है तो म्यूट करने की जरूरत। एक बंदा अगर एक सवाल उठाता है इम्पेयरमेंट का, मिसाल दे रहा हूँ FAR1 का, और उसकी सारी फिगर्स गलत है लेकिन उसने फॉर्मेट सही बनाया है, प्रेजेंट वैल्यू सही निकाली है, सब कुछ सही किया है, सारी की सारी फिगर्स गलत है, उसको तब भी आधे या उससे ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। अच्छा एक बंदा कह रहा है कि सारी गलत है तो नंबर क्यों मिल रहा है? देखो सारी गलत इसलिए हो जाती है कि आपने वैल्यू न्यूज़ में एक फिगर गलत ली और एग्जामिनर कह रहा है ये हर साल 10% से बढ़ेगा, तो जब पहली फिगर गलत ली तो आगे सारी गलत हो गई, तो एग्जामिनर कहता है सारी गलत हो गई, इसके बाद भी तो मैं क्या करूंगा, आधे से ज़्यादा नंबर दे दूंगा। ये याद रखना प्यारे भाई, कोई भी बंदा 100% सही काम, हाँ आप ये ना करें ना कि आप वैल्यू न्यूज़ निकाल रहे हैं तो एग्जामिनर ने रेवेन्यू भी दिया है और रिसीट्स भी दी हैं, तो क्या लेना था, रेवेन्यू लेना था या रिसीट्स लेनी थी? नहीं, मैं खामोश हूँ। अभी आपको बोलूँगा आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, छोड़। जिससे रिसीट लिए वो भी सही है, जिसने रेवेन्यू लिया है वो भी सही है, ठीक है। जिसने दोनों लिए तो फिर एग्जामिनर भी उसको दोनों देगा, ज़्यादा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो चलो सही, आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
तैयार हो? एक सवाल और जाए? चलो जी, हमारे पास 5:45 हो गए। अच्छा सुनो, आप लोगों से मेरी एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट। हम इस सेशन को ना एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन बना सकते हैं अगर आप मेरा साथ दो। आप क्लास में आओ, आप ये नहीं करना कि आप गायब हो जाओ, ठीक है जी? वो पंजाबी में गाना ना, सानू नहर वाले पुल ते बुला के सोना माई किथे रह गया है। तो ये नहीं करना कि मैं नहर वाले पुल पे पहुंच जाऊं और आप पीछे से शार्ट हो जाओ, हैं? ये नहीं करना बस, ठीक है जी? अच्छा, मैं आपको दूंगा 4 छोटे स्टैंडर्ड्स रिकॉर्डेड, और वो मैं आपको दूंगा 1 महीना पढ़ाने के बाद, ठीक है जी? मैं उसमें देख लेता हूँ कि कोई कमी बेशी हो तो मैं पूरी भी कर देता हूँ, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। कल से हम इसको मज़ीद डिटेल में देखना शुरू करेंगे। मैंने आज बिल्कुल बेसिक बातें की आपके साथ।